हेलो गाइस, वेलकम बैक दें। चलो, तो आज हम पढ़ने आ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, क्लास 9 का चैप्टर। जो आज हम इसकी शुरुआत रिवीजन करने लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट लेके आए हैं, ताकि आपका रिवीजन हो और आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैटर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम। क्या मैटर क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैटर क्या है कि एनीथिंग है, कोई भी चीज़ है जो बताता है कि जो भी स्पेस करता है, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, जिसका कोई अपना एक वेट होता है, ठीक, उसे बोलते हैं मैटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे मैटर के कितने टाइप का हो सकते हैं मैटर, तो क्लासिफिकेशन जो अर्लियर जो फिलोसोफर थे, पहले के दार्शनिक रहने वाले थे, तो उनके हिसाब से जो हम कहेंगे 5 बेसिक एलिमेंट्स में उन्होंने उसको कैटेगराइज किया। जैसे अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया, वाटर हो गया, कोल्ड, जिसे हम पंच तत्व के नाम से जाने जाते हैं। कि आपने उसको हवा में, अर्थ में यानी कि पृथ्वी में, और आग में, और आकाश, और जल में आपने इसको डिवाइड किया था, क्लासिफिकेशन अपने मैटर के रूप में किया था। लेकिन आज हम अगर फिजिकल स्टेट की बात के फिजिकल के हिसाब से देखें, भौतिक रूप से देखें, तो मैटर को यानी कि पदार्थ को हमने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हम जनरली देखते हैं। तो अगर हम उसको देखें कि केमिकल कंपोजिशन क्या है मैटर का, तो उसके हिसाब से हम प्योर सब्सटेंसेस और म्योर मिक्सचर को मिक्सचर में मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस चाहे वो एलिमेंट्स के फॉर्म में हो सकते हैं और कंपाउंड के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर या तो होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। तो इस तरीके से मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अगर भौतिक गुण क्या है पदार्थ का, तो उसके बारे में देखते क्या आता है। तो मैटर क्या था, हमेशा किसने छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी। ये बहुत छोटे स्मॉल कण होते हैं या बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसे बोलते हैं पदार्थ बोलते हैं या मैटर बोलते हैं। अब मैटर जो होता है, पार्टिकल्स होता है, इनके बीच में हमेशा कहीं ना कहीं छोटा थोड़ा सा स्पेस रहेगा, तभी एक दूसरे से कंसिस्ट रहेंगे और एक दूसरे से बाइंड रहेंगे। अब पार्टिकल्स अगर जो ये पार्टिकल्स है होते हैं, वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। अब चाहे वो वाइब्रेशनल मूवमेंट करे, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करे अपनी प्लेस से इक्विलिब्रियम स्टेट से, तो लेकिन मूव करते रहते हैं हमेशा। तो पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है, भी उनका कोई ना कोई स्टेट बने रहेगी। तो मैटर इज़ अ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने फर्स्ट ये बात जानी। तो हम देखेंगे कि हमें पानी लेंगे बीकर में, उसके लेवल को देख लेंगे कितना हमने भरा है इसमें पानी, और उसमें कुछ सॉल्ट या शुगर उसमें ग्लास रॉड की तरफ से उसमें मिक्स कर देंगे। अब क्या सॉल्ट जैसे डिज़ोल्व होगा पानी में, बट जो हम देखेंगे जो लेवल ऑफ वाटर है वो इंक्रीज चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर, वो जो उनके बीच में पानी के बीच में जो स्पेस है, या पानी की वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, उनके बीच में जो ये नमक का पानी, नमक है, ये नमक के मॉलिक्यूल्स है या शुगर के मॉलिक्यूल्स है, वो उसमें अटैच्ड हो गए और फिलअप हो गए, जिससे पानी का वाटर लेवल बढ़ता नहीं है। इससे पता चलता है कि जो मैटर होता है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं पानी है, हमने एक इसको नोट डाउन किया, सपोज 50 ml भर लिया पानी, इसमें कुछ ऐड हमने शुगर कर लिया, ऐड करते उसको घुमा दिया, तो हम देखेंगे वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट्स ऑफ वहाँ पर कुछ स्पेस देखने को मिलेगा, इसलिए वाटर लेवल राइज नहीं होता है। तो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, मैटर के कितने छोटे हैं देखते हैं। तो हमने क्या किया, डिजोल्व के एक एक्टिविटी और की, 2 से 3 क्रिस्टल लिए पोटेशियम परमैंगनेट के, उसको 100 ml पानी में घोला, ठीक है, 100 ml पानी में घोला, और 10 ml इससे सॉल्यूशन बना, डिजोल्व किया 100 ml वाटर में। अब यही 10 ml वाटर को सॉल्यूशन को डिजोल्व किया 100 ml वाटर में। इस प्रोसेस को 5-6 बार हम करते हैं, तो हम देखते हैं फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया, पहले 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में 100 ml में मिलाया, फिर देन दोबारा इसको दोबारा पानी में मिलाया, देन दोबारा ऐसे करके हम करते गए, तो हमें पता लगा कि नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक किसी भी मैटर के अंदर। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, इनके बीच में स्पेस होता है, हम कैसे जानेंगे। तो हम यहाँ पर दोबारा पानी लेंगे और बीकर में, और उसके लेवल को नोट डाउन कर लेंगे। अब डिजोल्व करेंगे सब सॉल्ट और शुगर विद हेल्प ऑफ ग्लास रॉड की हेल्प से हम उसको किसी में स्टिर कर लेंगे, घुमा लेंगे। अब जैसे सॉल्ट डिजोल्व होगा पानी में, बट द लेवल वाटर डज नॉट चेंज बिकॉज द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी थी। और जो मैटर के जो पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट कंटिन्यूस मूवमेंट में रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कैसे रहते हैं, जैसे क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से जिग जैग मोशन में या इधर उधर
रेंडमली मूव करते थे। जैसे ये देखेंगे गैस के मॉलिक्यूल कैसे मूव करते सब डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। कंटेनर ले रखा है तो गैस के कैसे हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। और जैसे हम पानी में इंक डालते हैं कैसे फैलती है, देखा हमने कि डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू मॉलिक्यूल्स पूरे वाटर लेवल में पूरे इंक्रीज हो जाती है या घुल जाती है। और पार्टिकल चौथा हमने ई वाला जो टॉपिक देखा था कि पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर आयरन ले लेंगे और पीस ऑफ चॉक लेंगे, रबर बैंड लेंगे, आप उनको पीटेंगे, काटेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो हम देखेंगे ये कि चॉक को पीसना बड़ा तोड़ना ईजी है, लेस देन ईजियर टू ब्रेक द रबर बैंड, ठीक है। और डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल बिकॉज क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं आयरन नेल में बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रेट फोर्स से जुड़े रहते हैं, जबकि रबर बैंड में तो कम और चॉक में सबसे कम रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए गैस के मतलब किस कैसे दूर दूर रहते हैं और मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। देन वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आपस में बनते हैं, लेकिन सॉलिड के सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से टाइटली क्लोज्ड बनते रहते हैं। ये स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें पदार्थ की 3 अवस्था, तो पदार्थ हम देखते हैं कि 3 अवस्था में मेनली या स्टेट्स में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स की एक तो डेफिनेट शेप होता है कि आपका डेफिनेट शेप होगा और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, और जो उनके बीच में स्पेस होगा, उनके बीच में क्या होगा स्पेस, वो क्या रहेगा मिनिमम रहेगा। स्पेस कैसा रहेगा मिनिमम रहेगा। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है इन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मूवमेंट होगा होगा तो सही, लेकिन बहुत कम होगा। दे आर लीस्ट कंप्रेसिव, उनको बहुत कम तरीके से अगर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा तो कम दबेंगे। और देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, अगर इसको पानी में घोला जाएगा, इनको पानी में रख दिया सॉलिड को तो बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज़ होंगे वाटर के अंदर, ठीक है। इस तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस होगी। तो ये देखिए ये ईट ले रही है सॉलिड ऐसा, तो उसके मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं कैसे टाइटली कम्पैक्टली अरेंज्ड है और इनके बीच में स्पेस भी बहुत कम है। तो और इनके बीच में स्पेस कम होने के कारण ये एक दूसरे से बहुत पास है, जिस वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज़्यादा होगा और जिससे क्या होगा लीस्ट कंप्रेसिबल हो गया और इनसे मॉलिक्यूल्स कहीं बाहर नहीं निकलना चाहेगा, जिससे डिफ्यूजन रेट भी घट जाएगा, ठीक है। ऐसे करके डिक्रीज हो सकता है। अब बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड उसकी, तो लिक्विड की डेफिनेट शेप तो नहीं होता है बट उसकी वॉल्यूम जो है फिक्स होती है, ठीक है। और लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जिस भी बर्तन में डाला जाता है लिक्विड को उसी बर्तन की शेप को ग्रेस्प कर लेता है। अब स्पेस इनके बीच में होता है इंटरमीडिएट टाइप का होता है, ठीक है। बीच के प्रॉपर्टी को ये शो करते हैं लिक्विड्स। और तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी इंटरमीडिएट टाइप का होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके मॉलिक्यूल पार्टिकल्स के बीच में बराबर टाइप का होता है। और तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंटरमीडिएट, इनका मूवमेंट भी बराबर तो गतिशील रहते हैं हमेशा। फ्लो ऑफ अपने वाटर देखा होगा कैसे मूवमेंट करते, तो उसके हिसाब से उनका जो मूवमेंट होता रहता है। अब दे आर लेस कंप्रेसिव, इनको थोड़ा आसानी का थोड़ा कम थोड़ा फोर्स लगाया तो दबाया भी जा सकता है, ठीक है। कम दबाया तो जा सकता है, कंप्रेसिबल तो है। और इनका रेट ऑफ डिविजन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे कि पानी है रूअफ़ज़ा के बदले देख लिया हमने, तो वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़ा टाइटली क्लोजली अरेंज ना होकर थोड़ा सा दूर दूर हटे होते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है और जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स थोड़ा कम हो जाता है और इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है क्योंकि इनके बीच की दूरी और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब आएगा लास्ट आखिरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की बात करेंगे। तो गैसेस क्या कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो गैस जो है जिस बर्तन में रखा जाता है, गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ कंटेनर, जिस बर्तन में रखा जाता है उसका पूरा जगह घेर लेती है। और इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में साइज होता है मैक्सिमम होता है। फिर इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है कि फोर्स अट्रैक्शन होने की वजह से पास पास होनी चाहिए पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल्स पास ही नहीं है, बहुत दूर है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। अब इनका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि मूवमेंट में इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। मॉलिक्यूल से हमेशा बर्तनों से टकराते रहते हैं, जिस कंटेनर में रखेंगे उसके उस गैस के अंदर एक दूसरे टकराते रहते हैं, हमेशा काइनेटिक एनर्जी में बने रहती है हमेशा। तो ये मोस्ट कंप्रेसिबल है, ठीक है। इनको दबाया जा सकता है अगर हम हाई प्रेशर लगाए और लो टेम्परेचर का, तो ये इसको बहुत हाईली गैस को कंप्रेस कर सकता है, दबाया जा सकता है फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। द दे रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड, इनका डिफ्यूजन रेट भी बढ़ जाता है क्योंकि लेस इनके बीच में स्पेस है और बहुत दूर प्रेजेंट है एक दूसरे से और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इस वजह से
रेट ऑफ डिफ्यूजन इनका बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपेरिजन में। यहाँ पे देखेंगे गैस में बैलून में रखें तो उसके मॉलिक्यूल्स के दिखाए गए दूर दूर दिखाए गए एक दूसरे से, और हमेशा मूवमेंट रहते हैं, जी के मौसम में मोशन करते रहते हैं। तो ये कि सॉलिड के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कर देखिए कैसे टाइटली कॉम्पैक्टली अरेंज है, जबकि लिक्विड का थोड़ा सा दूर दूर है। गैस का सबसे दूर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, जिससे इनमें आपको पता चल सकता है इस तरीके से कंटेनर में इस टाइप के मॉलिकुलर अरेंजमेंट रहता है या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहता है इस तरीके से। देखिए ये देखिए ये इनका अरेंजमेंट सॉलिड्स का कितना अच्छा है अरेंजमेंट, जबकि लिक्विड्स का भी ठीक है, लेकिन गैसेस का भाई चुलबुल है भाई, रैंडमली मूव करता है। अब चेंज ऑफ स्टेट, जब भी आपने देखा कि जो भी मैटर होता है हमेशा स्टेट चेंज करने की खासियत उनमें होती है। तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इफ इट चेंजेस इनटू लिक्विड, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू एज। जब भी किसी सॉलिड को गर्म किया जाता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को और गर्म किया जाता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो गैस को ठंडा किया जाता है दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और दोबारा लिक्विड को कूल डाउन किया जाता है, दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कोई आइस आपने हीट किया, ठीक है, अब वो चेंज हो जाता है दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू स्टीम। जब उस वाटर को गर्म किया जाता है तब वो भाप बन जाता है, और फिर जब भाप को कंडेंसर के थ्रू ठंडा किया जाता है तो दोबारा वाटर बन जाता है। इफ़ वाटर इज कोल्ड इफ इट चेंजेस इनटू आइस। जब वाटर ठंडा हो जाता है दोबारा तो उसको आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सॉलिड स्टेट से फिर लिक्विड स्टेट देन गैस स्टेट, फिर देन कूल डाउन टू लिक्विड स्टेट देन सॉलिड स्टेट। तो ये प्रोसेस चलते थे, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आपने देखा होगा आइस लिए आपने उसको गर्म किया मेल्ट किया तो उसके जो क्लोजली पार्टिकल्स हैं तो बहुत आइस के पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज थे या सॉलिड फॉर्म में थे। जब उसको आपने मेल्ट किया तो वाटर के जो तो इनके बीच में स्पेस बढ़ गया, तो मूवमेंट भी बढ़ गया, जिससे स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मेटल भी होगा। और फिर जब दोबारा आपने और गर्म किया ज़्यादा हाई एनर्जी इसको दे दी, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा रैंडमली मूव कर जाएंगे और एक दूसरे से हट के, और ये स्टीम यानी कि गैसेस फॉर्मेट में आ गए। मेल्टिंग की बात करते हो, जब आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या होता है वाइब्रेट करने जाते हैं, ठीक है, और ग्रेटर स्पीड के साथ वो कहते हैं मूव करने जाते हैं इधर से उधर, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो होता है सॉलिड वो मेल्ट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूज़न, ठीक है, इस फ्यूज़न बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं। अब द टेम्परेचर एट विच एट सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जब किसी जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड मेल्ट हो जाता है इसको बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन होता है, ठीक है, 273 केल्विन होता है मेल्टिंग पॉइंट किसका, आइस का। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, अब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू वन चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी जो उस एनर्जी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आपको 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होने पर, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, उस मेल्टिंग पॉइंट पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ये देखिए टेम्परेचर मेजर करता है, इसे बोलता है थर्मामीटर। बॉइलिंग क्या होता है, जब किसी भी लिक्विड को गर्म किया जाता है, व्हेन लिक्विड इज हीटेड its particles begins to move in faster than at a particular temperature. The liquid begins to boil and then changes into gas or the vapor. बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना। कैसा बल्क कैसा था, बल्क फिनोमेना होता है, इसमें ज़्यादा से एक लेयर नहीं थी, पूरा पानी ही जो है फिर बॉयल होने लग जाता है। तो व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स देन बल्क ऑफ लिक्विड चेंज इनटू, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड कन्वर्ट होने लग जाता है वेपर या गैस में, ठीक है। द बॉइलिंग टेम्परेचर और द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। तो अगर इसको कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो हम इसको 273 ऐड कर देते हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, ठीक है, केल्विन में अगर मेजर करता हूँ। लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन वही है, जब आप 1 किलोग्राम लिक्विड को कन्वर्ट करें गैस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। इसकी डेफिनेशन होगी, जैसे आप ये पानी लिया इसको आपने गर्म किया बहुत 1 किलोग्राम आपने कन्वर्ट किया, ठीक है, इस तरीके से ये हो सकता है। तो इस तरीके से देखो इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मोशन। जब आप कोल्ड में रखते हो सॉलिड के फॉर्म में देखो मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज होते हैं, जब हॉट रखते हैं तो दूर दूर अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी आ जाती है ना, ये मूव करने जाते हैं दूसरे दूसरे। कोल्ड में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स देखिए, आप हॉट होने में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का ध्यान देखिए कैसा होता है।
अब एक सब्लिमिनेशन रिएक्शन भी होती है, जिसमें जो क्या होता है, ये जो भी आपका सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, ये गैसेस फॉर्म में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बर्नर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं और उसमें अमोनियम क्लोराइड रख देते हैं, उसको गर्म करने रख देते हैं। अमोनियम क्लोराइड की वेपर बनती है जनरली, ऊपर से कॉटन लगा देते हैं। तो जनरली डायरेक्ट गर्म होगा जैसे ही, वैसे ही ये कॉटन पे ये जमा हो जाएगा, ठीक है। If the solid कपूर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वेपर। इफ द वेपर्स आर कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड, ठीक है। यही होता है, कपूर को हम जलाते ही क्या होता है, वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट होता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन रिएक्शन, ठीक है। अब प्रेशर का क्या फैक्टर पड़ता है गैस में, जब भी हम किसी भी गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, और जिससे क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, किसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है दोबारा। हमने जनरली देखा होगा अपने घर में भरने वाली एलपीजी गैस के बारे में। तो गैस को भी वहाँ क्या किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में आपको हिलाओगे तो सिलेंडर को देखेंगे ना, तो लिक्विड जैसा फील होता है। क्यों? क्योंकि उसको हाईली प्रेशराइज कंडीशन में और लो टेम्परेचर पे उसको कंप्रेस किया जाता है, और वो किसी में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट, तभी इसका नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। वी कैन लिक्विफाई गैसेज बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर घटाने पर, और जो उसके अप्लाइंग प्रेशर को बढ़ाने पर आपको उसको क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं गैस को, ठीक है। अब कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राइस। देखो, कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड ड्राइस इफ द प्रेशर इज रिड्यूस इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट नो कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। इसलिए इसको ड्राई आइस क्यों हो जाता है, क्योंकि जब इसको प्रेशराइज को रिड्यूस कर दिया जाता है तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाती है गैस में विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट होती है। इसलिए इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस भी कहा जाता है। इस तरीके से देखिए आप, ये प्रेशर लगा के गैस को एक कंप्रेस किया जा रहा है, और लिक्विड को इस तरीके से किया जा सकता है। ये देखिए आपका ये जो घर में भरने वाला सिलेंडर होता है, इस तरह में ये गैस जो इस तरीके से भरी जाती है। तो अंडर कन्वर्जन देखा होगा आपने किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है, और थोड़ी दी वेज प्रोसेस। अगर फ्यूज़न करें, सॉलिडिफिकेशन करें तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड फ्यूज़न करें तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, देन कंडेंसेशन करें तो गैस में कन्वर्ट हो रही है, देन कंडेंसेशन गैस से डायरेक्ट कन्वर्ट होता है सब्लिमेशन के थ्रू, सॉलिड में दोबारा कन्वर्शन हो जाता है। इस तरीके से क्या इंटर कन्वर्जन होता है मेटल्स का। इवेपोरेशन क्या होता है, जब चेंज होता है लिक्विड का वेपर में डायरेक्ट एट एनी पॉइंट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आप देखेंगे तो अगर लिक्विड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किस में, वेपर में, भाप में कन्वर्ट होता है, जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जो होता है सरफेस सतही प्रक्रिया होती है, जिसमें पार्टिकल्स क्या होता है सरफेस को छोड़ते हैं और इनफ एनर्जी लेके फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन को तोड़ते हैं और चेंज टू वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कपड़े घर में सुखाते हैं तो जैसे, तो उस प्रोसेस में भी तो इवेपोरेशन होता है। और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है जो इवेपोरेशन की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को जो इफेक्ट करता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, सरफेस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड स्पीड। इवेपोरेशन को जो फैक्टर निर्धारित करता है कि क्या होना चाहिए, वो होता है एरिया, सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा, जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तब इवेपोरेशन घट जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो है नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स परसेंट हो जाएंगी ज़्यादा, ठीक है। विंड स्पीड बढ़ाने से भी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इवेपोरेशन स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इस तरीके से हो सकता है। देखिए सतही अभिक्रिया है, जैसे वाटर को छोड़ते सतह जब एक सर्टेन एनर्जी ग्रेस्प कर ले तो ये डायरेक्ट लिक्विड से कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन मेथड। तो ये देखिए, लो एनर्जी रिमेन्स एज लिक्विड, मीडियम एनर्जी पुल्ड बैक इनटू वाटर एंड हाई एनर्जी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाते हैं। जो ज़्यादा पढ़ोगे तो आगे ही निकल जाओगे, इन मॉलिक्यूल्स की तरह हवा में उड़ जाओगे, और नहीं तो उसी गीले कपड़े के साथ धो दिए जाओगे दोबारा। इवेपोरेशन के साथ क्या होता है, इवेपोरेशन जब भी कहीं पर प्रोसेस होता है तो वहाँ पर क्या होता है, तो उसके कारण क्या होता है, कूलिंग आती है। कूलिंग यानी ठंडक महसूस होती है। मैंने लिक्विड इवेपोरेट द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट। जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वहाँ पर की जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट को ऑब्जर्व करते हैं सराउंडिंग की, जिससे क्या होता है सराउंडिंग की हीट ऑब्जर्व करने से तो वो सराउंडिंग, सो द सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड, वहाँ पर क्या होता है ठंडा हो जाता है, जिससे
People sprinkle water on the roof and the open ground because during the evaporation water it makes a lot of surface cool. जब भी गर्मी पड़ती है आपकी छतों में कि तो हम पानी की बरसात कर देते हैं, जिससे क्या होता है पानी इवेपोरेट हो जाता है और वहाँ पर जो है हीट ऑब्जर्व हो जाती है वाटर की मॉलिक्यूल्स के थ्रू, और वहाँ पर जो सर्फेस हो जाती है ठंडी हो जाती है। इस तरीके से हम ठंडा रखते हैं। समर में हम देखते हैं कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आता है, और जैसे पसीना आता है तो हम पंखा लगाते हैं या हवा करते हैं, तो हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाती है बाय दी वाटर मॉलिक्यूल्स, और वहाँ पर उस जगह को हमें कैसा लगता है, ठंडा लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, गर्मियों में ऐसे कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए जो हमें कूल लगे, ताकि कॉटन जो एब्जॉर्व करता है इस गर्मी के कॉटन क्या करता है इस स्वीट यानी कि पसीने को एब्जॉर्व करता है और स्वीट को एवापोरेट करने में हेल्प करता है, और एब्जॉर्व करता है हीट को फ्रॉम हमारी बॉडी से, और बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प करता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा वीडियो। थैंक यू सो मच।